प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 का लेकर के आपके सामने उपस्थित है। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसके तहत हमारे भारत में वैज्ञानिक के क्षेत्र में पहली बार किसी वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आपने सही पहचाना, ये प्रकरण है प्रकाश, और वैज्ञानिक हैं इस प्रकरण से संबंधित सीवी रमन, जिन्हें 28 फरवरी 1930 को भौतिकी के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। निश्चित तौर पर प्रकाश से संबंधित एक घटना थी। कुछ उसी से मिलता जुलता अध्याय हम लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं, प्रकाश एवं इसके प्रभाव। प्रकाश क्या है? सबसे पहले हम इसका आधार जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। निश्चित तौर पे प्रकाश एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है जो हमें दृश्यता उत्पन्न करता है, देखने का गुण उत्पन्न करता है। जो हमें देखने का गुण उत्पन्न करता हो उस प्रभाव का नाम प्रकाश है। वास्तव में हम किन्हीं वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, संक्षेप में हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की जब लाइट किन्हीं वस्तुओं पर पड़ती है तो वो वस्तुएं, उनमें से कुछ जो प्रकाश आता है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। उनमें से कुछ रंगों को वो वस्तु अवशोषित कर लेती है और जिस रंग को वो परावर्तित कर देती है उस रंग की वो वस्तु हमें दिखाई देती है। वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है और रेटिना से वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हम उस वस्तु के रंग के बारे में, वस्तु के आकार आकृति के बारे में पहचान कर पाते हैं। निश्चित तौर पे वस्तुएं हमें रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती है, इसके पीछे भी वस्तुओं के अंदर एक विशिष्ट गुण होते हैं जो उनमें परावर्तन की क्षमता से संबंधित होते हैं, उसके कारण हमें वो दिखाई देती है। कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु ने कौन सा रंग परावर्तित किया है, वापिस मोड़ा है। कोई वस्तु के ऊपर कोई भी कलर जब टकराता है तो निश्चित तौर पे आप देखते हो कि सूर्य का जो प्रकाश का रंग है वो सफेद नजर आता है या हमें पारदर्शी नजर आता है। जब किसी वस्तु के टकराता है तो वो वस्तु उन रंगों में से कुछ रंग अवशोषित कर लेती है और जिनको परावर्तित करती है, जिन रंगों को, उसी रंग की वो वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ हम ये नीला पेन आपको दिखाई दे रहा है, कवर इसका ढक जो है, ढक्कन है, वो आपको नीला दिखाई दे रहा है। नीला दिखाई देने का कारण ये है कि सूरज के 7 रंग जो आ रहे हैं उनमें से इसने 6 रंगों ने अवशोषण कर लिया और नीले रंग का ये परावर्तन कर रही है, जिसके कारण ये जो कवर है, इसका लोग है मार्कर का, वो आपको नीला दिखाई दे रहा है। इसी कारण कोई आपको लाल रंग की वस्तु दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसने बाकी सभी रंगों का अवशोषण कर लिया, केवल लाल रंग को परावर्तित कर रही है, इसलिए वो लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वो कैसी दिखाई देनी चाहिए, जरा सोचिए। सही पहचाना आपने। वो वस्तु जो सारे रंगों का अवशोषण कर लेती है काले रंग की दिखाई देगी। और कोई वस्तु यदि सारे रंगों को परावर्तित कर दे, मान लो सारे रंग टकराए उस वस्तु के और सारे रंग ही वापिस मोड़ दे, तो वो कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो भी सफेद रंग की दिखाई देगी। बाकी रंग जिस रंग को परावर्तित करेगी वैसा ही दिखाई देगी। यदि नीले रंग को परावर्तित कर रही है कोई वस्तु तो उसका कारण वो नीले रंग की दिखाई देगी। सभी रंगों का अवशोषण कर लिया तो वो कैसी दिखाई देगी? काली। सभी रंगों को वापस परावर्तित कर दिया तो वो सफेद दिखाई देगी। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके अभ्यास के लिए, आप जरा सोचें और फिर उसका आंसर दें। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां तक पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान से सुने। यदि हम लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देना चाहिए? जरा सोचिए।
उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। लाल रंग के प्रकाश को, लाल रंग के गुलाब को हरे प्रकाश में यदि हम देखते हैं तो वो काला दिखाई देगा। विद्यार्थियों कारण समझिए काला क्यों दिखाई देगा। क्योंकि लाल रंग के गुलाब की विशेषता ये है कि वो सारे रंगों को अवशोषित कर रहा है और लाल रंग को परावर्तित कर रहा है। इसका मतलब लाल रंग को परावर्तन के कारण वो कैसा दिखाई देगा, सामान्य प्रकाश में वो लाल दिखाई देगा। परंतु यदि आपने हरा ही प्रकाश दिया है उसको, केवल ग्रीन लाइट उसकी तरफ भेजी है, तो उसका गुण है कि सूरज के 7 रंगों में से सभी रंगों को अवशोषित करके केवल लाल रंग को वापस भेजना। क्योंकि सूरज में तो 7 रंग आ रहे हैं, सूरज में 7 रंग आ रहे हैं, उसमें से वो लाल रंग को भेज रहा है, लेकिन हरे प्रकाश में केवल रंग हरा ही आ रहा है। हरे को वो परावर्तन नहीं करता, हरे का वो अवशोषण करता है और एक ही रंग आया उसी का अवशोषण कर लिया। क्योंकि हमने पुनः ये बात पहले भी सुनी थी या आपको बताई थी कि कोई वस्तु जितने रंग आ रहे हैं सबका अवशोषण कर ले तो वो काली दिखाई देगी। और लाल जो गुलाब है उसके पास हरा ही रंग आया, उसने उसी का अवशोषण कर लिया, किसी रंग को परावर्तित नहीं किया, इसका मतलब वो हमें काला दिखाई देगा। तो ये बात ध्यान से सुनने वाली, समझने वाली है। इसी प्रकार यदि हम लाल गुलाब को लाल रंग में देखें तो कैसा दिखाई देगा। लाल बल्ब जला रखा है रात के टाइम और हम उसकी रोशनी में लाल गुलाब को देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देना चाहिए, जरा सोचिए। निश्चित तौर पे लाल गुलाब लाल प्रकाश में देखने पर लाल रंग का ही नजर आएगा। कारण ये है कि आने वाला प्रकाश लाल था और उसका गुण था कि लाल रंग को परावर्तित कर रहा था, लाल गुलाब था, परावर्तित करेगा, फलस्वरूप हमें लाल रंग का ही दिखाई देगा। ये थे वस्तुओं के रंग, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है इसके बारे में आपने जाना। अब आप प्रकाश के जो सामान्य गुण हैं उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि प्रकाश के सामान्य गुण कौन से हैं, उन पर आधारित घटनाएं कौन सी हैं। प्रकाश के गुण सामान्यतः आपके सिलेबस तक ये बात सीमित की जा सकती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। परंतु ये बात सदैव सत्य नहीं है। यदि छोटे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, प्रकाश को छोटे तरंगदैर्ध्य या छोटे अवरोधों से यदि भेजा जाए तो वो किनारों से मुड़ जाता है और मुड़ने की घटना है वो विवर्तन कहलाती है। तो सदैव सीधा चलना आवश्यक नहीं है। बड़ी लाइट चल रही है तो वो सीधा जा सकता है, छोटे किनारे हैं वहां पे अवरोध से वो टकरा करके मुड़ जाता है, तो हाँ वो विवर्तन की घटना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा प्रकाश का एक निश्चित वेग होता है। निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग जो देखा गया है, निर्वात और हवा लगभग इक्वल मानी गई है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी ना हो। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंदाजा लगाइए कितना हो सकता है। हम अपनी भाषा में किलोमीटर की यदि दूरियां देखें तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। आप सोचिए, पलक झपकी एक इतने में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय कर गया। आपने कभी सुना होगा, इससे संबंधित एक घटना का जिक्र कर लेते हैं ताकि आपकी स्मृतियां ताजा रहे, आपकी याददाश्त बनी रहे। आपने कभी सुना होगा अपने गांव में ग्रामीण जन, आम जन जब बात करते हैं, बिजली की बात होती है कि बिजली जब चमकती है, बादल जब गरजते हैं तो बिजली जब उठती है तब आवाज आती है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, आपने भी सुना होगा कि जब बिजली ऊपर चढ़ती है गिरने के बाद तब आवाज करती है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न भी आता है छोटी कक्षाओं में या अन्य कक्षाओं में कि क्या कारण है कि बिजली की चमक और गर्जना एक साथ पैदा होती है। ये सही है बात, कभी बाद में गर्जना नहीं होती बिजली गिरने के बाद,
गर्जना और चमक एक साथ पैदा होती है, लेकिन हमें पहले उसकी चमक दिखाई देती है और उसकी गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। इसका कारण ये है विद्यार्थियों, जो स्पीड है ध्वनि की, वेग और जो प्रकाश का वेग है, इन दोनों में जो अंतर है वो इसका मुख्य कारण है। आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी प्रकाश तय कर जाता है। जो चमक है, चमक मतलब लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है, जबकि वहीं पर ध्वनि का वेग जो सामान्यतः निर्वात में तो ध्वनि गमन ही नहीं करती, हवा के अंदर ध्वनि का वेग सामान्यतः 340 या 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड है सामान्यतः। 330 मीटर प्रति सेकंड वेग है ध्वनि का। अब आप सोचिए, जब बादल आपस में रगड़ खाई प्लस माइनस के, तो एक स्पार्किंग पैदा हुई जिसका हम नाम दे देते हैं आकाशीय बिजली या तड़ी। उसी समय उस रगड़ के साथ गर्जना हुई, आवाज पैदा हुई, लेकिन उस आवाज की स्पीड ये है 1 सेकंड में मात्र 330 मीटर, जबकि ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ये 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग 4 सेकंड या 3.5 सेकंड का टाइम लेगा, जबकि ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी प्रकाश है वो तय कर जाएगा। हम बता सकते हैं, निश्चित तौर पर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं स्पीड किसकी ज्यादा है। आप सही समझे, प्रकाश की स्पीड ज्यादा है। यही कारण है कि बिजली की चमक हमारे पास पहले पहुंचती है, गर्जना बाद में पहुंचती है, क्योंकि चमक के साथ ही वो कहीं पर उसका अर्थ बन जाता है, गिर जाती हम बोल सकते हैं, और जब तक वो वहां से खत्म हो जाती है गिरने के बाद, तो हमें बाद में उसकी आवाज सुनाई देती है, तो हमें लगता है कि शायद अब वो चढ़ रही है। तो इस भ्रांति को हम इस वैज्ञानिक घटना या इन तरीकों से, इस दृष्टिकोण से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए समझ सकते हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश, शुरुआत में ये माना गया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंगीय होती है। हाइगेन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग की, वेव की भांति गमन करता है, तरंग की भांति गमन करता है, और तरंगीय गति पर ही प्रकाश के जो घटनाएं हैं, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है इन घटनाओं को। परंतु बाद में कुछ ऐसी घटनाएं भी प्रकाश के द्वारा घटित होती हुई देखी गई जिनका तरंगीय व्याख्या, तरंगीय प्रकृति से व्याख्या की जानी संभव नहीं थी। जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, बिजली का बढ़ना है, और इसी प्रकार अन्य कोई प्रभाव है प्रकाश का जिसकी जो द्रव्य अन्योन्य क्रिया होती है प्रकाश की, उन दोनों घटनाओं को हम प्रकाश की तरंगीय गति से नहीं समझा सकते। तो बाद में न्यूटन ने ये माना कि प्रकाश कणीय प्रकृति में निर्भर होता है। आज की थ्योरी डी ब्रोगली के द्वैतवाद सिद्धांत को मानती है, जो ये मानती है कि प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों रूपों में, दोनों प्रकृति उसकी मान्य है, दोनों प्रकृति में चलता है। आज की जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत है प्रकाश से संबंधित, वो भी यही मानता है कि प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों रूप में, एक फोटोन के रूप में उसकी जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है, और वो कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है और कभी कण की भांति व्यवहार करती है। निश्चित तौर पे प्रकाश के कुछ गुण जो हमने अभी पढ़े, इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश की घटनाएं। 2 घटनाएं आपके सिलेबस में है विद्यार्थियों, कक्षा 10 के। पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, जिसका अध्ययन हम करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, हम इस प्रकरण में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है,
इस पर आधारित उपकरण या युक्तियां कौन सी है और उन युक्तियों से परावर्तन की घटना कैसे प्रस्तुत की जाती है या कैसे परावर्तन उनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम परावर्तन के बारे में जानते हैं कि परावर्तन से क्या मतलब है। इंग्लिश में परावर्तन को रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम इसकी परिभाषा जानते हैं। बड़ी सिंपल परिभाषा है। किसी भी माध्यम या पृष्ठ के द्वारा प्रकाश की किरणों को वापस मोड़ देना या प्रकाश का किसी पृष्ठ या माध्यम से टकरा करके वापस मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप परिभाषा नोट कर लें तो उसको हम लिख लें। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु किसी भी प्रकार से वापस मुड़ना प्रकाश किरणों का वो परावर्तन कहलाता है। थोड़ा सा अपने अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। पुनः स्वागत है आपका। परावर्तन की परिभाषा प्रकाश का किसी माध्यम या पृष्ठ से टकराकर वापिस मुड़ जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। निश्चित तौर पे वो युक्तियां या उपकरण जो इस घटना को अंजाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, उन युक्तियों को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण वह युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रस्तुत करती है। निश्चित तौर पे दर्पण कैसे बनाए जाते हैं? एक पारदर्शी कांच या शीशे के एक साइड में चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है, उसके पीछे कलर कर दिया जाता है। निश्चित तौर पे आप घरों में रोज नहाने के बाद अपना चेहरा बाल के सजा करते हैं, बाल अपना चेहरा देखते हैं, वह अपने आप में एक समतल दर्पण की भांति कार्य करने वाला उपकरण है। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रकार के दर्पण भी हम आगे थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार क्या हैं। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के द्वारा हम परावर्तन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है नियमित परावर्तन और दूसरा जो परावर्तन का प्रकार है वो है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। दोनों परावर्तन को सचित्र समझाने से पहले आपको एक दृष्टांत के द्वारा बताएंगे या एक घटना या एक तथ्य जिससे आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने चमड़े के जूते देखे होंगे। यदा कदा उनके ऊपर कई बार धूल, मिट्टी इत्यादि जमा हो जाने से उनकी चमक खो जाती है, फीकी पड़ जाती है। फिर क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं? ब्रश और पॉलिश की सहायता से उस पर पॉलिश करते हैं, वापस उनमें वो चमक आ जाती है। ये घटना क्यों होती है? ये क्या चीज है? इसी प्रकार आपने देखा होगा कि विद्यालय में कुछ विद्यार्थी नहा तो लेते हैं, लेकिन नहाने के बाद
तेल नहीं लगाते बालों के। आप देखेंगे दो विद्यार्थियों की तुलना करेंगे, एक जिसके बालों में तेल लगाया हुआ है नहाने के बाद, एक जो नहाने के बाद तेल नहीं लगाया सीधे आ गया, तो आप पाएंगे कौन से बाल चमक बिखेर रहे होंगे। निश्चित तौर पे आपका बात यह अंदाजा सही है, जिस विद्यार्थी ने तेल लगाया है बालों के वो बाल चमक बिखेर रहे होंगे, जिसने तेल नहीं लगाया वो बाल सिल्की तो जरूर हो सकते हैं लेकिन उनमें वो चमक नहीं बिखेर रही होंगी। ये घटनाएं क्यों प्रस्तुत होती है, क्यों होती है ऐसी बातें, इसके पीछे ये प्रावर्तन के प्रकार जिम्मेवार हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में जो कांच की खिड़कियां लगी है, अपने विद्यालय में भी जो खिड़कियों के कांच लगा है वो घिसा हुआ कांच या दानेदार कांच है, फ्लैट कांच या समतल कांच क्यों नहीं है, वो इसलिए कि ये घटनाएं प्रस्तुत हो सके। विस्तृत तौर पे हम जानते हैं। सबसे पहले नियमित प्रावर्तन क्या है इसके बारे में समझते हैं। नियमित प्रावर्तन का वह प्रकार है जिसमें किसी समतल या चिकनी सतह के द्वारा समांतर प्रकाश किरण पुंज को प्रावर्तन के बाद समांतर ही रहने दिया जाए। विद्यार्थियों, आने वाला प्रकाश किरण हमेशा समांतर होता है। जैसे कि ये सतह है, ये सतह की दूसरी ओर रजत पॉलिश की हुई है या एल्युमिनियम की पॉलिश की हुई है, इस तरफ से प्रकाश आता है, क्योंकि अनंत से जब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो प्रकाश किरणें समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में ही किसी पृष्ठ या माध्यम से टकराती है। ये समांतर प्रकाश किरण पुंज किरणें आ रही है, आप देख सकते हैं, और ये किसी माध्यम से टकराई। चूंकि माध्यम है वो चिकना या समतल है और टकराने के बाद हमें वापस समांतर प्रकाश किरण पुंज ही प्राप्त होता है। यानी प्रकाश किरण पुंज जैसी आई वैसी ही प्राप्त होती है, हालांकि इससे इसका वेग और बढ़ जाता है। समांतर प्रकाश किरण पुंज समतल दर्पण से टकराने के बाद समांतर प्रकाश किरण पुंज ही परावर्तित किरण पुंज हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण ये जो सतह है, ये जो समतल सतह है वो हमें चमकती हुई चमकीली नजर आती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब किसी समतल या चिकने पृष्ठ से समांतर प्रकाश किरण पुंज टकराता है और टकराने के बाद हमें समांतर प्रकाश किरण पुंज ही प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जो दो घटनाओं का मैंने जिक्र आपको पूर्व में किया था कि जूते पॉलिश करने के बाद क्यों चमक उठते हैं या बाल तेल करने के बाद क्यों चमकते हैं, इनके पीछे नियमित परावर्तन ही निश्चित तौर पे एक घटना थी जिसके कारण वो चमक बिखेर रहे थे। होता क्या है, जूतों के अंदर जब रेत, धूल के कण इत्यादि फंस जाते हैं तो जूतों का जो सरफेस है, जो सतह है जूतों की, वो खुरदरी हो जाती है। आप कहेंगे जी हमने तो देखा नहीं, उस पे हाथ फेरते हैं तो वो खुरदरी नजर नहीं आती। विद्यार्थियों, खुरदरी सतह जो दृष्टिकोण छोटे माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है, ऐसा सतह जिसके बीच कणों के बीच 0.05 mm से कम की दूरी हो तो वो चिकनी मानी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा की दूरी हो 0.05 mm बहुत छोटी दूरी है। इतनी दूरी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ऐसे दिखाई देगी। इतनी दूरी यदि आप देखेंगे तो आप पाओगे कि यहाँ ये जो कणों के बीच की दूरी ज्यादा है और ये जो सतह है वो खुरदरी है। तो खुरदरी सतह पे जब प्रकाश गिरेगा तो वो बिखरेगा, नियमित परावर्तन की घटना नहीं होगी। फिर हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश का काम क्या होता है, हालांकि पॉलिश में चमक का गुण तो होता है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिश इन खुरदरे स्थानों को भर करके सरफेस को समतल बना देती है, चिकना बना देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमित परावर्तन होता है और वो जो जूते हैं या जो बाल है या कोई और चीज जिसको हम साफ कर देते हैं, रेत जमा हुआ है, वो चमक अपनी ओरिजिनल क्वालिटी चमक है वो बिखेरने लग जाती है। इसी प्रकार लॉकडाउन के कारण आप में भी किसी प्रकार के कोई धूल के कण
या कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप भी उस पर पॉलिश मार करके उसमें से धूल को हटा करके अपनी चमक, अपनी ओरिजिनलिटी है वो दिखाइए, पढ़िए, अच्छी तरह से गुणिए उस चीज को। तो नियमित प्रावर्तन के बारे में आपने ये जाना कि किस प्रकार से होता है। दूसरा प्रावर्तन विसरित प्रावर्तन। विसरित प्रावर्तन की घटना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि नियमित और विसरित प्रावर्तन में आप अंतर बताएं। तो आपको विसरित प्रावर्तन की विसरित प्रावर्तन के बारे में यदि आप जानते हैं तो दोनों में अंतर बखूबी बता सकते हैं। विसरित प्रावर्तन क्या है? विसरित प्रावर्तन का मतलब खुरदरी सतह से, खुरदरी सतह मतलब थोड़ा सा सतह को बड़ा करके देखें तो ऐसी दिखाई देगी। इस तरफ मान लो रजत पॉलिश की हुई है। खुरदरी सतह से समांतर प्रकाश किरण पुंज, आने वाली प्रकाश किरण पुंज हमेशा समांतर होती है, ये ध्यान कर लेना, क्योंकि हम तो समांतर प्रकाश किरण पुंज ही भेज रहे हैं। लेकिन जब वो सतह पे टकराती है तो उसका प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है, बिखर गया। आप देखें 3 समांतर प्रकाश किरण पुंज आ रही थी, तीनों टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल गई। फैलने का मतलब विसरित होना, विस्तार, विसरित हो जाना ही विसरित प्रावर्तन का घटना है। समांतर प्रकाश किरण पुंजों का किसी खुरदरी सतह से, खुरदरे धरातल से टकराने के बाद बिखर जाना, अलग अलग दिशाओं में फैल जाना विसरित प्रावर्तन कहलाता है। चूंकि पहले बताया था जूते जो पॉलिश नहीं किए हुए थे वो विसरित प्रावर्तन करते हैं, बाल जिनके कलर नहीं किया हुआ था, वो तेल नहीं लगाया हुआ था, वो विसरित प्रावर्तन करते हैं, जिसके कारण उनकी चमक नहीं दिखाई देती। इसका मतलब तो ये हुआ कि विसरित प्रावर्तन हमारे लिए बुरा है, लेकिन हमेशा विसरित प्रावर्तन बुरा नहीं होता। विसरित प्रावर्तन भी कुछ जगह अच्छी बात मानी जाती है। निश्चित तौर पे जो पहले एक घटना का जिक्र किया था कि हमारे घरों में जो खिड़कियां लगाई जाती है उनमें घिसा हुआ कांच या दानेदार कांच लगाया जाता है। वो इसीलिए लगाया जाता है कि घिसा हुआ या दानेदार कांच खुरदरी सतह प्रदान करेगा और जब प्रकाश उन खिड़कियों से या उन कांच से टकराएगा तो वो बिखर जाएगा, सामने वाले की आंखों में प्रकाश किरण पुंज नहीं पड़ेगा। तो वहां विसरित प्रकाश या विसरित प्रावर्तन अपनी जगह काम करता है। निश्चित तौर पे आप दोनों प्रकार के प्रावर्तन के बारे में सैकड़ों उदाहरण जान गए होंगे। ये जो मैंने घटनाएं बताई ये इनसे संबंधित उदाहरण थे, नियमित प्रावर्तन और विसरित प्रावर्तन से संबंधित उदाहरण थे। प्रावर्तन के बाद चूंकि विसरित होने का मतलब धूल के कण भी विस्तार करते हैं। आपने आकाश का रंग नीला देखा है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण यही है कि वातावरण में धूल के कण, नमी इत्यादि मौजूद होती है। नमी का मतलब H2O के कण भी मौजूद होते हैं। जब सूरज का प्रकाश वातावरण में से हमारी तरफ आता है तो ये रास्ते में धूल कण, नमी इत्यादि क्या करते हैं, सूरज के 6 रंगों को तो अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग को विसरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी कारण इस घटना को हालांकि प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। यही आकाश यदि हम अंतरिक्ष में जाकर के देखें, आप जानते हैं अंतरिक्ष यान से अपने यात्री अंतरिक्ष जाते हैं। भारत से भी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, डॉक्टर राकेश शर्मा, कई महान वैज्ञानिक पहुंचे हैं। तो जब अंतरिक्ष में हम जाकर के आकाश को देखेंगे तो हमें जैसा यहाँ पृथ्वी पर नजर आ रहा है ऐसा रंग का आकाश नहीं नजर आएगा, क्योंकि आकाश में, अंतरिक्ष में ऊपर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। इसलिए प्रकाश को बिखेरने वाला कोई कण मौजूद नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में जाकर देखने पर आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा, जबकि हम यहाँ पृथ्वी पर हैं हमें नीला दिखाई देता है। घटना है प्रकीर्णन। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के प्रकार के बाद परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम समझने से पहले हम परावर्तन की एक घटना देखेंगे, किस प्रकार से परावर्तन होता है। आपको पूर्व में ही जिक्र किया था कि एक समतल
शीशा जिसके आर पार प्रकाश जा सकता हो, कांच है, उस कांच के एक तरफ रजत पॉलिश कर दी जाए या एल्युमिनियम की पॉलिश कर दी जाए। रजत मींस चांदी, एल्युमिनियम की भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो शीशे होते हैं उनमें एल्युमिनियम की पॉलिश होती है, चूंकि चांदी महंगी है और इतनी महंगी पॉलिश करके एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जाता, इसलिए एल्युमिनियम की पॉलिश। एल्युमिनियम आप जानते हैं, और आते हैं शादियों में कई बार गैस स्टोव को ढका जाता है, जो चिकना सिल्वर कलर का सा जो कागज होता है वो एल्युमिनियम होता है। उस तरह की पॉलिश करके पीछे किसी कई बार मर्क्यूरी ऑक्साइड की या कोई अन्य प्रकार का कलर का लेप कर दिया जाता है, वो अपने आप में एक समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब यहाँ ये एक दर्पण है या परावर्तक पृष्ठ है। जो प्रकाश किरण आ रही होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान में हम उसे आपतित किरण कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है। ये प्रकाश किरण जो आई है, हम इसका नाम या हम इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, हमेशा ध्यान रखना, आपके सिलेबस में दो घटनाएं हैं प्रकाश की, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। दोनों घटनाओं में जो प्रकाश किरण आ रही होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस चली जाती है परावर्तित किरण कहलाती है, जो परावर्तन के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती है। परावर्तन के परिणाम स्वरूप जो किरण हमें प्राप्त होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, ये परावर्तित किरण है। दोनों के बीच में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसके लंबवत एक तल की कल्पना हम करते हैं। हमेशा ध्यान कर लेना, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत ही तल की कल्पना करनी है। उस तल को अभिलंब कहते हैं। आप जानते हैं ज्योमेट्री गणित के अंदर आपने सीखा है कि किसी भी रेखा पर लंब डालने से तात्पर्य उस रेखा या उस रेखाखंड पर 90 डिग्री का कोण बनाना होता है, तो वही यहाँ अभिलंब का काम है। आप देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो काल्पनिक तल हमने माना है, इस तल को हम क्या कहते हैं? इस तल का नाम है अभिलंब। ये है अभिलंब। विद्यार्थियों ध्यान रखना, परावर्तक पृष्ठ कैसे हो जाए, आप हमेशा इसको ऐसे खड़ा मानना जरूरी नहीं है। परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए आपका इस तरह से है, तो हम इसमें अभिलंब को ऐसे नहीं मान सकते। अब इस पृष्ठ के लंबवत जो तल होगा वो अभिलंब माना जाएगा। परावर्तक पृष्ठ आपका चाहे कैसे ही हो जाए, ऐसे है, मान लो तिरछा है, तो आपका अभिलंब है वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। परावर्तक पृष्ठ को देखना है, अभिलंब हमेशा परावर्तक पृष्ठ के भांति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे परावर्तन के जब हम नियम जानेंगे तो उसमें कुछ आंकिक प्रश्न जब आते हैं तो वहां हमें उलझन हो जाती है प्रश्नों को सुलझाने में। प्रश्नों का हम जिक्र आगे करेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। दोनों के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में इनिशिएंट एंगल, और आपतित किरण को इनिशिएंट रे बोलते हैं, इसलिए इसको आई से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आर से व्यक्त करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं परावर्तन की घटना को। रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्शन एंगल आर से इसको व्यक्त करते हैं। आप इस चित्र को अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। तो परावर्तन का पहला नियम है, ध्यान से समझने वाला है, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। किसी भी प्रकार की व्याख्या को विद्यार्थियों आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार इस बात को समझें, वीडियो को बार बार
आप चला करके देखें, जहां भी आपको लगता है समझ नहीं है दोबारा चला सकते हैं। हमारे पास ये मौका है। ऑनलाइन टीचिंग की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमें रिपीटेशन की जा सकती है, उसको दोबारा समझा जा सकता है। कक्ष में तो ये एक नुकसान होता है कि दोबारा वही बात नहीं समझी जा सकती। आपकी जहां समझ दिक्कत आती है वहां फिर टीचर आपको दोबारा समझाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपके पास ये सुविधा है कि आप दोबारा उस चीज को देख सकते हैं। तो पहला प्रावर्तन का नियम देखिए। प्रावर्तन का पहला नियम इन तीनों से संबंधित है। ध्यान कर रहे हैं ना, तीनों से संबंधित है। क्या कहता है पहला नियम? प्रावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, नियमानुसार आप तीनों के नाम लिखिए। कौन कौन है तीनों? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही अक्ष में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि ये नियम क्या कहता है, एक ही तल से क्या तात्पर्य है, एक ही तल पर कैसे स्थित होते हैं। विद्यार्थियों, ज्यादातर जो वस्तुएं हम देखते हैं वो त्रिविमीय होती हैं, तीन तलों से संबंधित होती है। हम तीन अक्षीय या 3D आकृतियां उनको कह सकते हैं। चूंकि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि यहाँ आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। तल का मतलब एक ही अक्ष पर मौजूद होते हैं। आप गणित में जानते हैं दो अक्षों का तो आप हमेशा जिक्र करते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये ऊपर से नीचे वाला वाई अक्ष है। परंतु यहाँ तल का मतलब एक ही अक्ष पे स्थित होती है। आप टॉर्च यदि मान के चले कि अपना बोर्ड है वो पूरा एक दर्पण हो और उस पर हम टॉर्च से प्रकाश मारें तो आप देखेंगे कि टॉर्च से जो प्रकाश मार रहे हैं वो भी ये साइड है, वही ये तल है। इस पर 90 डिग्री का विलंब बनाएंगे वो भी इसी तल में बनेगा। और परावर्तित किरण यदि इधर चली जाए या सीधी चली जाए या किसी और दिशा में चली जाए तो हम मानते हैं कि वो दूसरे तल पे चली गई। आप देखेंगे कि जिस तल की ओर से आपतित किरण आ रही है उसी तल की ओर परावर्तित किरण आपको मिल जाएगी। मतलब अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही तल पर आपको मौजूद मिलेंगे। यह परावर्तन का प्रथम नियम कहता है। परावर्तन का दूसरा नियम कोणों से संबंधित है। मेरा पूर्व का अनुभव रहा है, विद्यार्थी ज्यादातर क्या करते हैं जब परावर्तन के नियम लिखने की बात करते हैं तो पहला नियम सही लिख देते हैं, दूसरे नियम में दिक्कत करते हैं। दूसरे नियम में क्या दिक्कत करते हैं वो अभी आपको बताएंगे। पहले हम परावर्तन का दूसरा नियम देख लेते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम या परावर्तन के द्वितीय नियमानुसार, परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियमानुसार परावर्तन के दौरान क्योंकि कौन सी घटना घटित हो रही है? परावर्तन की घटना घटित हो रही है तो हम लिखेंगे परावर्तन के दौरान आपतन कोण व आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं? आई से। वह परावर्तन कोण बराबर होते हैं या हम अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू कोण आर।
कि कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होगा, आपको पूर्व में मैंने बता दिया है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। दोनों बराबर होते हैं। किसी भी स्थिति में दोनों का मान अलग अलग नहीं हो सकता। जो विद्यार्थी गलती करते हैं, मेरे पूर्व अनुभवानुसार जो मेरा अनुभव रहा है पीछे की कक्षाओं में, कुछ विद्यार्थी इसमें जो गलती करते हैं इस नियम लिखने में, वो लिखते हैं परावर्तन के दौरान सही है यहाँ तक, लेकिन आगे गलती कर देते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होते हैं। बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों। आपतित किरण और परावर्तित किरण का जिक्र यहाँ नहीं करना। आप सोचिए, यदि प्रकाश सूरज से आ रहा है, प्रकाश यदि सूरज से आ रहा है तो आप देखिए सूरज कितनी दूर है हमारे से, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से आपतित किरण तो उतनी लंबी है और टकराने के बाद हमारी आंखों को सूरज की किरण मान लो दर्पण के टकरा गई और हमने देख ली, तो हमारी आंखें परावर्तित किरण कितनी हुई, परावर्तित किरण की दूरी देखें और आपतित किरण की दूरी देखें, क्या दोनों बराबर है? हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। हो सकती है लेकिन हमेशा संभव नहीं है। तो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। किरण शब्द यहाँ पर नहीं लिखना, वो पहले नियम में लिखना है कि परावर्तन के दौरान आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम, परावर्तन के दौरान आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, कई बार प्रश्न आंकिक रूप में पूछ लिया जाता है। नियम की व्याख्या, यदि आप उस अंकों वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो नियम अपने आप आपको आ रहा है। इसका मतलब जैसे प्रश्न आ गया कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। विद्यार्थियों समझे इस बात को। आपतन कोण का मतलब आपको कहा है कोण I = 40 डिग्री, 40 डिग्री है। तो पूछते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। अब आपने पढ़ा, नियम यदि पढ़ा है, आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो आप इस प्रश्न को समझ के और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न दोबारा से फिर सुनिए कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। कई प्रश्न विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में अति उत्साहित होकर के तुरंत उत्तर कहते हैं सर 40। ये राइट आंसर नहीं है। आप प्रश्न को समझें और फिर उत्तर दें। उत्तर देने से पहले प्रश्न का समझना बहुत जरूरी है। कई बार आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है लेकिन आप अति उत्साह के चलते या अति उत्साह में उसको गलत लिख सकते हैं। अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत उत्तर दे देते हैं, बाद में पछतावा होता है। तो प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि आपतन कोण 40 है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण I है वो 40 डिग्री है, इसलिए परावर्तन के सेकंड नियमानुसार कोण R बराबर भी कितना होगा, 40। परंतु इसमें आपसे परावर्तन कोण नहीं पूछा, प्रश्न में पूछा है कि दोनों के बीच कितने का होगा। तो 40 ये रहा और 40 ये रहा, टोटल कितना हुआ, 80 डिग्री। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपको अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखने होते हैं। इसी प्रकार यदि प्रश्न पूछ ले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, दोनों किरणों के बीच 100 डिग्री का कोण बन रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किरणों के बीच 100 डिग्री का है,
तो चाहे परावर्तन कोण पूछ ले चाहे आपतन कोण पूछ ले, दोनों बराबर होंगे। 100 में से दोनों को कितने कितने बंट जाएंगे, बराबर बराबर बांटेंगे तो 100 में 2 का भाग गए, कितने डिग्री का परावर्तन कोण आ जाएगा, 50 डिग्री का। अब आप इससे संबंधित कुछ और जटिल प्रश्नों की हम बात करते हैं। ये तो एक सरल टाइप के प्रश्न थे, थोड़े से जटिल प्रश्नों की हम बात करते हैं जो आपकी समझ विकसित करेंगे, इस नियम को और ज्यादा गहराई से समझाने में आपको फायदा करेंगे। प्रश्न ये है कि यदि कोई प्रकाश अभिलंबवत दर्पण पर आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अभिलंबवत आपतित हो रहा है, प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न क्या है, कोई प्रकाश, उम्मीद करते हैं ये उदाहरण क्या होगा आपने, कोई प्रकाश किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। बात समझिए कैसी बात कही जा रही है। अभिलंबवत आपतित हो रहा है मतलब प्रकाश अभिलंब के ऊपर ऊपर टकरा रहा है। तो आप इस प्रश्न को समझ के फिर हल करें। ये हमारा दर्पण है और ये अभिलंब है। अब प्रकाश अभिलंबवत आपतित हो रहा है। अभिलंबवत आपतित होने का मतलब अभिलंब के ऊपर से ही आ रहा है, तो ये आने वाली प्रकाश किरण हम जानते हैं कौन सी होती है, आपतित किरण होती है। विद्यार्थियों आप जानते हैं अभिलंबवत आपतित होगा तो अभिलंब के ऊपर ऊपर आ रहा है। आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा, क्योंकि यदि हमें आपतन कोण का पता लग गया तो हमें पता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। हम तुरंत बता देंगे कि परावर्तन कोण इतना होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे परावर्तन कोण पूछा है, लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि आपतन कोण कितना होगा। तो आप देखें, समझें आपतन कोण कितना होगा इस कंडीशन में, इस स्थिति में जब वस्तु या प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, अभिलंब के ऊपर ऊपर आपतित हो रही है। ज्यादातर विद्यार्थी वही बात अति उत्साह के चलते इसको 90 डिग्री बोल देते हैं। विद्यार्थियों आपतन कोण की परिभाषा आपको यदि पता है, आपतन कोण क्या होता है, फिर आप 90 डिग्री आंसर नहीं बोलोगे। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण। आप देखो नीले रंग वाली लाइन है वो आपतित किरण है, आपतित किरण है, और जो लाल रंग का नीचे नीचे बनाया था काल्पनिक तल वो क्या था, अभिलंब था, अभिलंब था। आप देखें, मान लीजिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। अब दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच 90 डिग्री का। धीरे 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 में दोनों के बीच कोण क्या होता जा रहा है, आप देखें कम होता जा रहा है। एक स्थिति और आ रही है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक स्थिति में बिल्कुल हो गए, कितने डिग्री का कोण हुआ, लास्ट आपको पता है चांदे से, आप प्रकार की सहायता से चांदे से कोण बनाने सीखिए। दोनों के बीच किसी प्रकार का कोण नहीं, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपतन कोण का मान कितना हुआ, 0 डिग्री। और परिणाम स्वरूप परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, कोण R का मान भी 0 डिग्री होगा। और व्यवहारिक रूप से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सीधी टॉर्च से प्रकाश मारेंगे, सीधी प्रकाश किरण पुंज जाएगी तो किधर भी नहीं बिखरेगी, उसी दिशा में क्या जानी चाहिए, वापिस जानी चाहिए। ये देखो वापिस इसी दिशा में परावर्तित किरण जा रही है। तो इस प्रकार आप इस नियम की व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा एक दर्पण है और मैं प्रकाश किरण पुंज ऐसे मारूंगा, मतलब ये अभिलंबवत जा रहा है, तो प्रकाश किरण पुंज वापिस उसी दिशा में आएगा, न कि दूसरी दिशा में बिखरेगा। तो ये व्यवहारिक बात भी आप परावर्तन के नियम से समझ सकते हैं। इस प्रकार परावर्तन के दोनों नियम हमने किए। आगे के अध्याय में हम करेंगे परावर्तन की घटना प्रस्तुत करने वाली युक्तियां, जिसमें सबसे पहले समतल दर्पण, उसके बाद हम
गोलीय दर्पण, तब तक पढ़ते रहिए और प्रश्नों के उत्तर करते रहिए। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, 2 प्रश्न बनते हैं, आप अच्छी तरह से उनको हल कर लें। पहला प्रश्न, परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों की सह उदाहरण व्याख्या कीजिए। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न, परावर्तन के नियम लिखिए। चित्र बनाकर के विद्यार्थी जो नियम लिखने हैं, नियम लिखिए। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्न हैं, चाहे वो लघुत्तरात्मक हो, आंकिक हो या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या वैकल्पिक प्रश्न हो, जो अब तक का हमने प्रकरण टॉपिक करवा दिए, इनसे संबंधित जो भी आंसर आपके बनते हैं वो आप देख करके अवश्य कर लें। धन्यवाद।